हाय गाइस, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। एंड आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए सीटेट 2021 के लिए स्पेशल पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना हम। और आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश पेडागोजी को हिंदी पेडागोजी से रिलेट करना है। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती रहूंगी, तो इससे आप काफी कुछ रिलेट भी कर पाएंगे, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मींट फॉर। अगर हम कुछ भी पढ़ने से पहले, कोई भी मान लिया हमको कहानी पढ़नी है, तो उस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर पहले से कुछ बहुत पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी उसके पहले से ही हम ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट। अगर कोई भी टीचर अपने क्लास में प्री रीडिंग करवा रही है तो उसका क्या मोटिव होता है वहां पर, तो वो करवाना क्यों चाहती है? इसके पीछे का ये रीजन होता है ताकि वो प्रीवियस नॉलेज जो लर्नर के पास में पहले से जिस उसके बारे में जो पता है, उसको इस स्टोरी में वो कनेक्ट कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? पिछले सेशन में मैंने आपको एक वुडकटर की कहानी बताई थी, वही क्वेश्चन भी था कि द ऑनेस्ट वुडकटर की स्टोरी थी। तो टीचर ने पढ़ाने से पहले ऑनेस्टी के बारे में अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताया, तो वो वहां पर क्या कर रही थी, स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके वो आगे का लेसन पढ़ा रही थी। तो प्री रीडिंग क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा आपका? पहला वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड। एक अच्छे टेक्स्ट बुक में क्या क्या बातें होनी चाहिए? एक अच्छा टेक्स्ट बुक क्या होना चाहिए? कहता है पहला ऑप्शन मोर ग्रामर एक्सरसाइजेस। ज्यादा ग्रामर एक्सरसाइजेस होंगी तो वो एक अच्छा टेक्स्ट बुक होगा। ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि ग्रामर एक्सरसाइजेस से क्या हम बहुत कुछ सीख पाएंगे जब तक उसको यूज हम ना करना सीखें। तो यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर। ब्रिटिश और अमेरिकन लिटरेचर का ग्रामर या उसका जो भी होना चाहिए, ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर से, ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर होनी चाहिए। लास्ट वाला कहता है इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी तभी जाकर के एक टेक्स्ट बुक अच्छा टेक्स्ट बुक होगा। और लास्ट वाला कहता है अल्टरनेटिव फॉन्ट्स, इलस्ट्रेशन एंड लर्नर फ्रेंडली टेक्स्ट। देखो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। लास्ट वाला ऑप्शन ये कहता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट बुक में अच्छे अच्छे फॉन्ट हैं, अच्छी तस्वीरें हैं, तो वो लर्नर को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, जिससे लर्नर सीख पाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक अच्छा टेक्स्ट बुक वो है जिसमें स्टोरीज जो हो वो मतलब ऐसी हो जो लर्नर को अट्रैक्ट करे, ताकि वो उसको उसमें उसको मोटिवेशन मिले, उसमें इसको लर्नर को इंटरेस्ट आए, ताकि वो स्टोरीज को पढ़ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। वन ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी इज नॉट टू। अगर हम क्लास में अपने बच्चों को वोकैबुलरी सिखा रहे हैं तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है वोकैबुलरी सिखाने का? अगर मैं अपने स्टूडेंट को, मैं क्लास में हूं और आपको मैं वोकैबुलरी सिखा रही हूं, तो मैं आपका वहां पर शब्द मेंटेन कर रही हूँ, वर्ड्स मेंटेन कर रही हूँ, ताकि बार बार आपको वोकैबुलरी ना देखनी पड़े, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बी एबल टू यूज वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सही कहता है, लास्ट सेकंड वाला कहता है ये। तो अब यहाँ पर आपको नॉट जरा ध्यान में रखना है, ये नॉट वर्ड यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वोकैबुलरी पढ़ाने के बाद से क्या चीजें नहीं करनी होती हैं। Enable learners to use the dictionary। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी सिखा रही हूं तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगी कि वो डिक्शनरी का बार बार यूज करें, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन वो डिक्शनरी का बार बार यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिया गया है। अभी हमें क्या करना है, नोट पर ध्यान देना है। और नोट को अगर हम ध्यान में रखें तो ये पूरा जो इसका जो सेंस निकलेगा वो यही होगा कि वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के बाद या वोकैबुलरी में मास्टर करने के बाद से स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना होता है। सो एनेबल लर्नर्स टू यूज द डिक्शनरी। बिल्कुल वो डिक्शनरी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो वोकैबुलरी में क्या हो चुके हैं, परफेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, अ पैसेज एक्सप्लेनिंग अ प्लेस इन सच अ वे दैट पिक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड। अगर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई पैसेज समझा रही है, तो यहां कहा गया है कि आप पैसेज एक्सप्लेनिंग अ प्लेस इन सच अ वे, एक जगह का ऐसा कुछ पैसेज स्टूडेंट को समझाया गया कि जो रीडर्स माइंड है, यानी जो स्टूडेंट का दिमाग है, वो पूरे तरीके से उसको इमेजिन करने लगा, उसके बारे में सोचने लगा, पिक्चराइजेशन करने लगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा?
एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सपोज करना, यानी कि ये चीजें हम ये मेथड फॉलो करते हैं किसी चीज को, जब एस्से लिखते हैं या कभी न्यूज लिखते हैं तब ये चीजें ये मेथड फॉलो होता है, ठीक है, एक्सपोजिटरी का। आर्गुमेंटेटिव का मतलब होता है विवाद। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब करना। और नरेट हम स्टोरीज को करते हैं। यहां कहा गया है कि अपने तरीके से स्टूडेंट उसको पिक्चराइजेशन करने लगते हैं जब कोई टीचर उनको कुछ बात बताती है, कुछ नई स्टोरी सुनाती है, तो ये इमेजिनेशन खुद से हो रही है, यानी खुद से आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, while selecting a reading text for your student, which of the following is least important? लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। जब अपने स्टूडेंट के लिए आप कोई टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या चीज सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है? फर्स्ट वाला ऑप्शन कहता है इट इज एप्रोप्रिएट फॉर देयर एज लेवल, इट हार्डली गिव्स स्पेस टू थिंक अहेड, हाइपोथेसाइज एंड प्रेडिक्ट। लास्ट वाला सी वाला कहता है द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिबल टू द लर्नर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट इज एक्सेसिबल टू द लर्नर्स टू अप्लाई देयर ओन बैकग्राउंड नॉलेज। क्वेश्चन यही है कि टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करते टाइम टीचर को कौन सी बात ऐसी है जो उनके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि आपका ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सेकंड वाला कहता है इट हार्डली गिव्स स्पेस टू थिंक अहेड, हाइपोथेसाइज एंड प्रेडिक्ट। मतलब ऐसा कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो हाइपोथेसाइज ना कर पाए, यानी कि वो इमेजिन ना कर पाए, वो प्रेडिक्ट ना कर पाए, वो सोच ना पाए, वो कंसीडर ना कर पाए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए टेक्स्ट बुक में। वो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, ना कि ऐसा ना होना चाहिए कि वो उनके लिए डिफिकल्ट हो। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच। एक्टिव वोकैबुलरी किसको बोलते हैं? एक्टिव वोकैबुलरी मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनको हम बार बार यूज करते हैं, उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। इसको मैंने कई बार भी कराया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ए। यहाँ पर ये कहा गया है कि वी यूज फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। तो ऐसे वर्ड्स जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। A purposeful collection of student work that demonstrate their efforts, progress and achievement in a given area is called a purposeful collection of students work। स्टूडेंट्स के कार्यों का, स्टूडेंट्स की जो भी उन्होंने पढ़ाई करी है उस चीज का अगर हम कोई क्या बनाए, कलेक्शंस तैयार करें, that demonstrate their efforts, उनके एफर्ट्स को जो शो करता हो, जो उनके प्रोग्रेस को शो करता हो, अचीवमेंट को शो करता हो। तो ये जो पूरा ये जो करिकुलम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाएगा? मतलब एक किसी, अगर हम स्टूडेंट के पूरे अचीवमेंट, प्रोग्रेस एंड वर्क का एक कलेक्शन तैयार करें तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कहने का मतलब ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल या पोर्टफोलियो। देखो यहाँ रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट तो नहीं होने वाला है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है वो रिकॉर्ड जो हम पीटीएम के टाइम पेरेंट्स को दिखाते हैं। तो पीटीएम आपका पर मंथ होता जो है, उस पर मंथ में यानी कि पीटीएम में जो है, जो हम रिकॉर्ड बच्चे का पेरेंट्स को दिखाते हैं वो हमारा होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो एक टेम्परेरी रिकॉर्ड होता है कुछ समय के लिए। ये पूरा साल भर का रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसी को हम यहाँ पर बोलेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो कि स्टूडेंट के कुछ समय के अचीवमेंट, प्रोग्रेस को शो करता हो, कलेक्ट करता हो। पोर्टफोलियो यहाँ पर बच्चे का तब हम करते हैं जब पूरे साल की प्रोग्रेस, पढ़ाई लिखाई, नंबर, जो भी चीजें हैं, जब उसको हम पूरे साल का, एक साल का कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा पोर्टफोलियो होता है। नेक्स्ट, एवरी क्लास इज मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, so while dividing the student into two different groups for a language activity a teacher should। कह रहा है ये कि एक क्लास में डिफरेंट एबिलिटी के स्टूडेंट हैं और टीचर उनको डिवाइड करके कुछ लैंग्वेज एक्टिविटी का उनको काम देना चाहती हैं। तो अभी टीचर को इस टाइम में क्या डिसाइड करना चाहिए और टीचर क्या करे इस टाइम में, क्योंकि जो एबिलिटीज है स्टूडेंट की वो काफी क्या है, अलग है, काफी डिफरेंट है। तो अब टीचर को क्या करना चाहिए? गिव स्टूडेंट डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। अब उनको अगर मैं ग्रुप में काम कराना चाहती हूं तो मैं उनको अलग अलग तो दूंगी नहीं टास्क, जो भी टास्क दूंगी वो सेम दूंगी अलग एबिलिटीज वाले स्टूडेंट को। अरेंज ग्रुप डिफरेंटली फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज।
पुट वीकर एंड स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट इन डिफरेंट एंड मिक्स वीकर एंड स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको सीटेट ने भी यही आंसर करेक्ट माना है। इसमें कहने का मतलब ये है कि मान लिया कोई बच्चा जो है जो पढ़ाई में बहुत सही है, जो बच्चा पढ़ाई में बहुत सही है, उसको ऐसे बच्चे के साथ में रखा जाए जो किसी अदर एक्टिविटी में काफी प्रोफिशिएंट है। मान लिया कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो कोई आर्ट में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई गेम में अच्छा है। तो इस तरह की एबिलिटीज, जो डिफरेंट एबिलिटीज वाले स्टूडेंट है, उनको एक ग्रुप में रखा जाए जिससे वो दिए गए टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यही कहता है कि अरेंज ग्रुप डिफरेंटली फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। मतलब उनका जो ग्रुप होना चाहिए वो अलग अलग एबिलिटीज वाले स्टूडेंट को एक साथ जब मिला दिया जाए, उनको जो भी कार्य दिया जाए, जो भी लैंग्वेज एक्टिविटी दी जाए, तो जिनको जो आता है वो वैसा वो उसको परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। You ask what has my government done for you? Can answer in 2 words. A lot the question put here is. मतलब ऐसा भी क्वेश्चन, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, ये मैंने एक कराया था, शायद मैंने कल के सेशन में इसको कराया था। देखो यहाँ जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यू आस्क, आप पूछो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है। कैन आंसर इन 2 वर्ड्स, ये दो शब्दों में इसका उत्तर मिल सकता है। ये किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस हैं? देखो यहाँ पर ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको रेटोरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई भी उत्तर एक्सपेक्टेशन, मतलब जो भी आंसर है उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आंसर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब केवल क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर की एक्सपेक्टेशंस वहां पर नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। तो आंसर यहाँ पर रेटोरिकल हो जाएगा। अब प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, अब प्रॉम्प्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि करण जौहर का शो आपने देखा होगा जिसमें क्या होता था, जिसमें वो तुरंत का तुरंत क्वेश्चन रैपिड फायर खेलता था। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एक ही साथ में बिना किसी तैयारी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम प्रॉम्प्ट क्वेश्चन बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, और स्टाइलिस्ट का मतलब होता है स्टाइल फॉर्म में कोई भी चीज बोलना, तो वो अलग है। बट यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो रेटोरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। योर क्लासमेट हैड जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ बुक। आपके क्लासमेट ने अभी जस्ट मतलब पढ़ना बंद किया है from the library that you wanted and you want him to give it to you। आपकी क्लासमेट ने अभी जस्ट अपनी स्टडी को फिनिश किया है और आप चाहते हैं कि आप वो बुक उससे ले लें, तो आप किस फॉर्म में उससे रिक्वेस्ट करेंगे? चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट, आप कैसे रिक्वेस्ट उससे करेंगे? आंसर है गिव मी द बुक, कैन यू गिव मी द बुक, लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज, कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ। अभी हमें फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे? आंसर हो जाएगा आपका कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ, क्या आप मुझे बुक दे सकते हैं अब? तो कुड एंड वुड का यूज हम स्टार्टिंग में जब करते हैं तो बात वहां पर रिक्वेस्ट की हो जाती है। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हमें किसी से करना होता है तो कुड वुड हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज। अब ये हमारा यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा। अगर हम फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में किसी से बात करेंगे, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में हम किसी से रिक्वेस्ट करने की बात करेंगे तो वहां हो जाएगा कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ। कैन यू गिव मी द बुक नाउ, ये ऐसा लग रहा है कि मार पड़ रही है, और गिव मी द बुक यहाँ पर ऑर्डर तो दिया नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ अ डायलॉग्स एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स पर्टेन टू। यानी कि जब भी हम कोई चीज लिख रहे हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स ना ऐड करें। इस प्रकार की राइटिंग्स को हम बोलते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट हम तब तैयार करते हैं जहां पर पॉइंट टू पॉइंट की बात की जाती है, बिल्कुल अननेसेसरी कोई भी बात नहीं की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड मीनिंग, स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, यूजिंग सिनोनिम एंड यूफेमिज्म। भाई यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। वर्ड्स को पहले उनके साउंड्स को कंपाउंड करते हैं, फिर उनको हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं था, बहुत ही आराम से आपने इसको सॉल्व किया होगा। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट सेक्शन में भी आना बनता है। नेक्स्ट, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड। एक जो है टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आंसर यहाँ है ऑप्शन में, आपको यहाँ से पढ़ना है और यहाँ पर आंसर करना है।
पहला कहता है कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटेरियल, बिल्कुल होना भी चाहिए कि जो हमारा स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग वहां पर मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5th के स्टूडेंट को हम 10th का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, नहीं, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम वहां उसको पढ़ने का कंटेंट उसको देंगे, ठीक है। सेकंड वाला कहता है कंटेन टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल। भाई वो जो हमारा टेक्स्ट बुक होना चाहिए वो टीचर फ्रेंडली भी होना चाहिए ताकि टीचर भी उसको पढ़ा सके। इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, हैव सम सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट। यहाँ पर हमारा जो होगा ये हमारा इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, लैंग्वेज स्किल वहां पर यूज होनी चाहिए। और लास्ट वाला कहता है हैव मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट, बहुत ज्यादा सिंटैक्टिकल आइटम्स होना चाहिए, यानी कि जो है जो शब्द हो वो काफी ज्यादा क्या हो, मतलब मॉडर्न वर्ड्स हो, ऐसे वर्ड्स हो जो मीनिंगफुल हो, और ऐसे वर्ड हो जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, मतलब कुछ भी ऐसा फालतू का वर्ड ना हो वहां पर यूज, मॉडर्न वर्ड्स हो यूज हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो होगा ए और बी और आपका डी। तो ए बी डी आपका आंसर हो जाता है। कहाँ दिया हुआ है ए बी डी, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज स्किल को हमेशा हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे लिए कंटेंट भी काफी महत्वपूर्ण है। अब ये थोड़ी ना हम काम करेंगे कि जो है डिफिकल्ट वर्ड्स का हम यूज ना करें किसी भी चीज को सीखने के लिए। अगर वहां पर जैसे मान लिया आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में अगर डिफिकल्ट वर्ड्स भी आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आपको तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इट मीन्स कि हम वहां लैंग्वेज स्किल को थोड़ा सा किनारे रखेंगे और थोड़ा सा अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे, अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे, और उससे हमारी लैंग्वेज खुद ही एनहेंस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following approaches methods advocates linguistic competence and performance? किस प्रकार की अप्रोच, किस प्रकार का मेथड जो है वो हमारी भाषा को, हमारी भाषाई योग्यता को बढ़ाता है, कॉम्पिटेंस को बढ़ाता है, किस प्रकार की अप्रोचेस और मेथड। पहला दिया हुआ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डायरेक्ट मेथड एंड स्ट्रक्चरल मेथड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, कम्युनिकेटिव अप्रोच हमारा एक ऐसा अप्रोच है जिसके थ्रू हम अपने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड। जब भी कोई बच्चा कोई लैंग्वेज को सीख रहा है, इन अ लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टूडेंट का जो लर्निंग टाइम है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। Teachers feel relaxed while students are talking. They enjoy spending time talking with their friends and they can learn the correct pronunciation from each other. They use the target language for various purpose. यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका appropriate हो जाता है। भाई अगर बच्चों को कुछ समय दिया जाएगा तो वो वेरियस पर्पज यानी कि कई तरीके से उस लैंग्वेज को यूज करेंगे, तभी ना वो लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो अगर आप अपनी ही भाषा का, मान लिया आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में एकदम प्रोफिशिएंट है तो कई तरह से उसको यूज कर पा रहे हैं, वैसे ही इंग्लिश भी होती है। अगर इंग्लिश में प्रोफिशिएंट बनना है तो उसको कई वेरियस पर्पजेस के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलिए तो वो आपका वेरियस पर्पज हो जाता है, और इसके लिए हमें टाइम की जरूरत होती है। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर? Which one of the following is not true in relation to use of children literature? चिल्ड्रन के बच्चों के साहित्य के बारे में कौन सी बात ज्यादा सही नहीं है? पहला कहता है it makes them understand and respect diverse culture. Their reading proficiency deteriorates and gets worse. It helps in developing learners' imagination. It broadens their mental horizon. कौन सी बात सही नहीं है स्टूडेंट की लिटरेचर के बारे में? ये नॉट जरा ध्यान में रखेंगे। यहाँ बी वाला ऑप्शन क्या कहता है? कहता है कि देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेटोरिएट्स एंड गेट्स वर्स। उनकी जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी है, जो उनकी जो है पढ़ने की जो योग्यता है वो कम पड़ जाती है जब अगर चिल्ड्रन लिटरेचर की हम बात करते हैं। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है कंप्लीटली नेगेटिव है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बाकी सब में पॉजिटिविटी ही बताई गई है कि लर्नर की इमेजिनेशंस बढ़ती है, उसकी जो है हाइपोथेटिकल चीजें वो सोच पाता है, वो इमेजिन कर पाता है, वो रिस्पेक्टिव डाइवर्स कल्चर के बारे में, अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीख पाता है। बाकी सारी बातें पॉजिटिव है, बट केवल बी ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि डेटोरिएट होता है, यानी कि कम होता है उसकी बौद्धिक क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट,
While teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. She should. अगर कोई भी टीचर क्लास में इंग्लिश पढ़ा रही है और बच्चों पर वो प्रॉपर अटेंशन, जो पीछे बच्चे बैठे हैं उन पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रही है, तो अभी टीचर को क्या करना चाहिए? यहाँ कहता है engage them by asking questions and evaluating her teaching method. सेकेंड वाला कहता है stop explaining the concept and start dictating the notes to students. Scold them for not paying attention and ignore them and carry on. भाई ये तो नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे और उनको स्कॉल्ड भी नहीं करेंगे, तो दोनों हमारे यहाँ से कट जाते हैं. पहला कहता है कि उनको इंगेज करो, उनको कनेक्ट करो, कनेक्ट करके उनसे क्वेश्चंस पूछो और उनको इवेल्युएट करो कि उनको समझ में आया कि नहीं आया. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. सेकंड वाला क्यों नहीं है ये भी समझ लो. स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू स्टूडेंट. भाई उनसे एक्सप्लेन करना बंद कर दो और उनके नोट्स को देखना शुरू कर दो. तो ये तो कोई टीचिंग मेथड नहीं हुआ पढ़ाने का. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट. माइंड मैपिंग होता क्या है? एक इंफॉर्मेशन आपने हमारे दिमाग में रखी, उसी से रिलेट करके हम बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, तो ये होता है माइंड मैपिंग. अब यहाँ पर माइंड मैपिंग किस तरह से स्टूडेंट को हेल्प करता है वो देखेंगे. यूज लिटरेरी डिवाइसेस मोर एफिशिएंटली इफेक्टिवली इन देयर राइटिंग. ब्रेनस्टॉर्म, एक्सप्लोर एन आइडिया एंड एक्सपैंड इट. अपने आइडियाज को एक्सपेंड करने के लिए, अपने आइडियाज को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम माइंड मैपिंग करते हैं. एक इंफॉर्मेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना क्या कहलाता है? माइंड मैपिंग कहलाता है. ठीक है. और यहाँ पर लर्न पैसिवली, यूज ऑफ द लिंग्विस्टिक आइटम्स, मेमोराइज द ग्रामर रूल्स, यूज लिटरेरी डिवाइसेस मोर इफेक्टिवली इन द राइटिंग. तो ये तो थोड़ा पॉजिटिव है, बट यहाँ पर जो इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहा है वो आपका बी ऑप्शन है. नेक्स्ट, why is storytelling most important in an English language class at primary level? प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इंग्लिश की स्टोरी क्लास क्यों दी जाती है? क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है? It is useful for developing integrated language skill. It develops more values among the students. It improves students' vocabulary. It creates fun in the class. So ये fun की बात तो हम यहाँ नहीं करेंगे. ठीक है. vocabulary बच्चों की इंप्रूव नहीं की जाती है, उनको पहले वो लैंग्वेज सिखाया जाता है और वो जब उनको लैंग्वेज आ जाती है तो वो खुद ब खुद वोकैबुलरी उनकी एनहेंस हो जाती है. ठीक है. यहाँ पर उसको हम पॉइंट मान करके नहीं चलेंगे. सेकेंड वाला कहता है इट डेवलप्स मोर वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट. वैल्यूज देखो ऐसे नहीं आ जाता स्टूडेंट में, सिखाना पड़ता है, वो स्पेसिफिकली उनकी क्लास देनी पड़ती है उसको. इट इज यूजफुल डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल. स्टोरी इस वजह से हम बच्चों को बताते हैं ताकि वो इंटीग्रेट कर पाए अपने लैंग्वेज स्किल को, इसलिए हम उनको स्टोरी सिखाते हैं ताकि वो रिलेट कर पाए, है ना. जो भी चीजें हैं आसपास की, जो भी उनका मदर टंग है, उससे उनका टारगेट लैंग्वेज और ज्यादा क्या हो जाए, एनहेंस हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू. अगर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा ड्यूरिंग टीचिंग अ लैंग्वेज के क्लासरूम में हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठा हो, तो हम ये कैसे पॉसिबल कर पाएंगे? लेक्चर मेथड से, ट्रांसलेशन मेथड से, इंडक्टिव मेथड से या डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से. तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा. डिस्कशन करने से हमारे और भी स्टूडेंट आएंगे. अगर मान लिया हम कोई टॉपिक दे देते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं बाबू आप बोल के दिखा दो, 1 घंटा बोल दो, तो बोलने वाला जो माहिर वाला बच्चा होगा उसको बड़ा मजा आएगा, वो बोलेगा, बात करेगा, भले वो गलत बोलेगा लेकिन वो बोलेगा जरूर. तो लैंग्वेज की क्लासरूम में अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, तो गिव देम अ टॉपिक एंड टेल देम कि वो उस पर बात करें. आप उस पर वो बात करेंगे तो वो और ज्यादा वहां पर जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा. सो इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड वो होता है जब हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दे देते हैं, पहले उनको हम बता देते हैं कि देखो ये चीज ऐसे है, मतलब कोई स्टोरी बता दी, उसके बाद से हम रूल्स पर आ जाते हैं, तो वो इंडक्टिव मेथड होता है. ट्रांसलेशन मेथड जानते हो कि उसको मतलब अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करना, मतलब मदर टंग से आपको जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना. और लेक्चर मेथड तो आप जानते हो, लेक्चरबाजी करना. तो वो लेक्चर क्या होता है? एक स्पीच पूरा सुना देना बच्चों. सो ये हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. गाइज हमने 20 क्वेश्चन सीटेट के कर लिए हैं, बहुत ही मजेदार, बहुत फैंटास्टिक एंड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन हैं आपके लिए. एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा. और हमारी वेबसाइट जिसका नाम mobilepathshala.com है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार लिंक पर जाइएगा.
हमारे कोर्सेज को एक्सेस करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो उनको एक्सेस करिए, उनको पढ़ाई करिए। और जबरदस्त कोर्सेज हैं आपके न्यू पैटर्न पर, सारे कोर्सेज बेस्ड हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और हमारा एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल है, जिसके थ्रू आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।